नमस्कार, लोकसभा टीवी की इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज हम बात कर रहे हैं लोकमंच में जो डेबिट कार्ड के धांधली से जुड़ा मामला सामने आया है, उसकी समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की किस तरीके की पृष्ठभूमि है, कौन इसके पीछे जवाबदेह है, कौन दोषी है। 30 लाख से ज़्यादा डेबिट कार्ड के से जुड़ी जानकारियों को लेकर सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि उसके बाद धांधलियों के मामले लगातार सामने आए हैं। ऐसे में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे किस तरीके की पूरी व्यवस्था काम करती है। क्या बैंकों को ये जानकारी अगर समय रहते मिल गई थी तो वो जानकारी के आधार पर किस तरीके का कदम उठाया गया, अगर कदम उठाया गया तो क्या वो पर्याप्त था, अगर नहीं तो अब आगे का रास्ता क्या है। क्या वाकई में हम कह सकते हैं कि हम इस तरीके की किसी साइबर हमले से निपटने के लिए तैयार हैं, या चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। क्या ये चुनौतियाँ सिर्फ हमारे मुल्क में ही हैं या बाकी मुल्कों में भी इस तरीके की चुनौती होती हैं, खासकर बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़ी, इस मामले से जुड़ी, जिसे अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी बताया जा रहा है। 32 लाख डेबिट कार्ड से जुड़ी जानकारियों के चोरी होने की आशंका बताई जा रही है। इसमें 26 लाख वीज़ा मास्टर कार्ड हैं, जबकि 6 लाख रुपए कार्ड। खबरों के बाद आरबीआई ने प्रभावित बैंकों को असुरक्षित 17.5 लाख डेबिट कार्ड बदलने का निर्देश दिया है। आज खबर आई 32 लाख की भी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 6.25 लाख ग्राहकों के एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल, या कहिए टेक्निकल की भाषा से मेलवेयर के कारण किसी एटीएम मशीन से पैसे निकालने की वजह से ये पिन चोरी हुए हैं। लेकिन सिर्फ पिन चोरी हुए हैं या पैसे भी अभी तक ज़्यादा साफ नहीं हो पा रहा है। संबंधित एजेंसी एनपीसीआई को 19 बैंकों के 641 ग्राहकों के खाते से करीब 1.25 करोड़ रुपए की निकासी की जानकारी मिली है। लेकिन मामला यहीं तक सीमित नजर नहीं आता। हमारे मुल्क में बैंकिंग सिस्टम साइबर हमलों से निपटने के लिए तैयार नहीं रहा है। इस खबर के बाद ऐसा लगभग लगता है, खासकर तकनीकी तौर पर आधुनिक कार्ड जारी करने के संदर्भ में भी। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश रंजन ने आज अपनी खबर में हैकिंग के मामलों का जिक्र किया और हैकर्स के शातिरपन का भी। बताया कि अमेरिका में साल 2014 में 7.5 करोड़ ग्राहकों की सूचना चुराने वाले गिरोह तक अमेरिकी जांच एजेंसी आज तक नहीं पहुंच पाई है। इन्हीं की खबर के मुताबिक रूस के साइबर अपराधियों ने एक भारतीय बैंक की जानकारियां चुरा ली और बैंक को पता तक नहीं चल सका। समस्या बड़ी है और शायद जटिल भी। सरकार ने अब कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। केवल 0.5% डेबिट कार्ड में सैदमारी हुई है, बाकी 99.5% कार्ड सुरक्षित है। लेकिन 60 करोड़ से ज़्यादा डेबिट कार्ड वाले इस मुल्क में 0.5% का आंकड़ा भी मायने रखता है। अब मंत्रालय सक्रिय हुआ है। 15 नवंबर तक रिपोर्ट मांगने की खबरें आ रही हैं। आरबीआई भी निर्देश दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हर बैंक खुद की व्यवस्था को चाक चौबंद और सुरक्षित होने का दावा कर रहा है। एटीएम बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हालांकि सवाल सिर्फ यस बैंक की एटीएम मशीनों पर उठे हैं। इस बीच इस मामले से जुड़े कई अहम सवाल हैं जो तकनीकी भी हैं, बैंकिंग व्यवस्था से भी जुड़े हैं, और उन्हीं तमाम सवालों को समझने की कोशिश आज लोकमंच में। कुछ बुनियादी सवाल जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज लोकमंच में। बुनियादी सवाल यही कि जिन कार्डों में सेंधमारी की आशंका है, क्या उनका पैसा सुरक्षित माना जाए। अगला सवाल यही कि जिन उपभोक्ताओं के पैसे गायब हुए हैं, उड़े हैं, धोखाधड़ी हुई है, उनके नुकसान की भरपाई कैसे होगी। क्या बैंकों ने इस मामले में समय रहते सब कुछ नहीं बताया, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, और अगर नहीं तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। क्या बैंक गारंटी लेगा कि इस तरीके के मामले फिर आगे नहीं होंगे। क्या भारत साइबर हमलों से निपटने के लिए तैयार है। तो ये कुछ बुनियादी सवाल। सरकार की प्रतिक्रिया भी आई है, उसको एक बार देख लेते हैं कि पक्ष सरकार का किस तरीके का है, सक्रियता सरकार की किस तरीके की है। देखिए, ये जो एक हैकिंग हुआ है, जिसमें कि कई सारे डेबिट कार्ड का किसी ने बाहर से, मतलब बाहर देशों से हैक करके उसका मिसयूज किया है, तो उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट मांगा गया है बैंकों से। और इसको रिजर्व बैंक भी, इसकी जो मतलब तफ्तीश वगैरह रिजर्व बैंक भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसको डिटेल्ड इंक्वायर करेगा। और हमारे तरफ से, सरकार के तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। सरकार में हाईएस्ट लेवल में, रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में मीटिंग में भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा होता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और हमारा जो
फाइनेंशियल सिस्टम है, वो फाइनेंशियल सिस्टम का जो इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी, इसके इस सिलसिले में साइबर सिक्योरिटी और इस सब जो चीज़ें हो रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद जो कार्रवाई जरूर हो, वट एवर एक्शन इज रिक्वायर्ड वो एक्शन लिया जाए। नहीं, कोई कस्टमर में ऐसा कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो कंप्यूटर के रास्ते से होता है। जो ट्रेल है, कंप्यूटर ट्रेल, वो ट्रेल तो मिल जाएगा। और कस्टमर्स को मतलब मैं ये कहना चाहूँगी, कस्टमर्स में कोई पैनिक या कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं है। जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई बहुत ही मतलब विथ स्पीड वो हो रही है। तो सरकार कार्रवाई कर रही है, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जैसा सरकार की तरफ से पक्ष आया और जो बताया गया कि केवल 0.5% ही जो डेबिट कार्ड हैं उनको लेकर समस्या है। लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से भी स्थिति को समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक नज़र डालें किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर नज़र आती है। जी, आप देख सकते हैं कि हमारे देश में कुल 60 करोड़ के आसपास डेबिट कार्ड हैं। अकेले एसबीआई के 20 करोड़, एसबीआई ने 6 लाख से ज़्यादा डेबिट कार्ड को ब्लॉक किया है। साइबर अपराध के मामले में भी अगर हम देखें तो भारत में पिछले 10 साल में साइबर अपराध के मामलों में कई गुना इजाफा हुआ है, 19 गुना। अपराधियों की गिरफ्तारी में भी 9 गुने का इजाफा हुआ है। 2005 से 2014 की तुलना करें तो लगभग 10 गुने का 9,222 साइबर मामले दर्ज किए गए थे। ये 2014 का आंकड़ा है। 2014 में के मुकाबले 2013 की स्थिति देखें तो 2014 तक आते आते स्थिति और गंभीर हुई, 2015 में आकर और बढ़ गई। देश में डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से जुड़े जो मामले हैं धोखाधड़ी के, उनमें भी लगातार इजाफा हुआ है। 2015-16 में 12,000 इस तरीके के मामले दर्ज हुए थे। ये वो मामले थे जो दर्ज हो पाए। लेकिन दूसरी तरफ चिंता मोबाइल के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग की भी है, जिसमें लगातार साल दर साल कई गुना का इजाफा देखा जा रहा है। 2.25 करोड़ मोबाइल धारक हैं ऐसे जिनके पास स्मार्टफोन है और वो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल शॉपिंग के लिए करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। ये आंकड़ा कहाँ जाकर थमेगा, इसको लेकर अलग अलग तरीके के अनुमान आते रहे हैं अलग अलग एजेंसी के जरिए। लेकिन आशंका जताई जा रही है इस खबर के बाद कि मोबाइल के जरिए भी जो आप व्यापार करते हैं या शॉपिंग करते हैं उसको लेकर भी दिक्कत हो सकती है। हालांकि ये आशंका सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं है, ये आशंका पूरी दुनिया के संदर्भ में है। तो ये तस्वीर समझने के बाद इस मामले से क्या कुछ सबक सरकार के स्तर पर लिया जा रहा है, बैंक के स्तर पर लिया जा रहा है और हमें क्या कुछ करना चाहिए, ये सब कुछ समझने की कोशिश। 3 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एम गुप्ता साहब, आप निदेशक रह चुके हैं देना बैंक के, बैंकिंग क्षेत्र का लंबा अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका धन्यवाद कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबर क्षेत्र का जाना माना नाम पवन दुग्गल साहब, साइबर मामलों के जानकार। बहुत बहुत स्वागत है दुग्गल सर आपका भी कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश रंजन, जिनकी रिपोर्ट का भी मैंने शुरुआत में जिक्र किया। बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी आपका भी कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत दुग्गल सर आपसे करना चाहूँगा। क्या ये बहुत सामान्य सी स्थिति है जो अभी हम अपने मुल्क में देख रहे हैं, बाकी देशों में भी ऐसा होता रहता है सेंधमारी का मामला, या ये वाकई में बड़ा गंभीर मामला है जिस पर सोचे जाने की ज़रूरत है? ये सामान्य तो नहीं है, तमाम सारे राष्ट्रों के सामने ये चुनौतियां आती हैं, लेकिन भारत के इतिहास में शायद सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा की सेंध है। मैं तो उसे आक्रमण कहूंगा, साइबर आक्रमण जो भारत की अर्थव्यवस्था के विरुद्ध किया जा रहा है। मैं इसको साइबर टेररिज्म का भी स्वरूप दूंगा, बिकॉज इसका उद्देश्य यह है कि तमाम सारे लाखों एटीएम कार्ड होल्डर्स के हृदय में दहशत फैलाई जाए कि आपका कार्ड, आपके नेटवर्क सुरक्षित है और आपका सिस्टम के अंदर क्षमता विद्यमान नहीं है कि आपके डेटा को सुरक्षित रख सके। जब आप आक्रमण और आतंक कह रहे हैं तो इसका मतलब किसी एक व्यक्ति की केवल ये खुराफात नहीं है, ये पूरा एक व्यवस्थित कोई नेटवर्क है। देखिए, ये तो व्यवस्थित नेटवर्क है, एक व्यक्ति का काम है ही नहीं। कौन से स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स इसके पीछे हैं वो उसके लिए हमें तफ्तीश करनी पड़ेगी। और मुझे ये भी बहुत क्लियर है कि चलिए हमें पता भी लग गया कि किसने किया, तो हम उनके बरखिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत के पास कोई वर्तमान स्वरूप में कोई डेडिकेटेड विशिष्ट साइबर सुरक्षा संबंधी कानून विद्यमान नहीं है। जी, जब हम आतंक और आक्रमण की ही बात करते हैं तो वो 2016 की स्थिति और इससे पहले भी एक मुल्क दूसरे मुल्क से अपने आप को देखता है तुलना करके। क्या इस साइबर अटैक में भी वो आक्रमण की जब हम बात कर रहे हैं या आतंक की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हम किसी मुल्क की ओर भी देख सकते हैं कि इसके पीछे वो एक पूरा मुल्क या वहाँ की जो व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक दोषी है या शामिल है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल संभव है। कारण ये है कि भारत का जो रास्ता है एक अग्रणी आईटी सुपर पावर बनने की दिशा में है जी। और ये जो जर्नी है बहुत से स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंगली वॉच कर रहे हैं।
तो ऑब्वियसली इस यात्रा को भंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवधान लगाने की कोशिश होती है। इसे हम साइबर अटैक्स बोलते हैं। और मुझे तो लगता है कि भारत में ये मिनी एस्टोनिया अटैक हुआ है। 2007 में एस्टोनिया में आक्रमण हुआ था और उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई थी। हमारे यहाँ आज ये 32.5 लाख का जो फिगर है, ये बहुत शुरुआती दौर का फिगर है। ये फिगर और बढ़ना है। बैंक्स अभी कंप्लीट डिनायल पर हैं। बैंक्स कहते हैं हम संपूर्णतः सुरक्षित हैं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि आरबीआई ने जी गोपालकृष्ण वर्किंग ग्रुप बनाया था 2011 में, उसका मैं भी सदस्य था। हम लोगों ने बैंक्स के लिए विशिष्ट प्रकार की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस प्रिस्क्राइब करी, जो आरबीआई ने पूरी तरीके से नॉमिनेट भी करी और इंप्लीमेंट करी। लेकिन आज की तारीख में भी हम पाते हैं कि बैंक्स की एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन और जो कानून कहता है, इसमें बहुत ज्यादा गैप है। और बैंक्स खास तौर पर अपनी जो कंप्लायंसेस अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी कानून, उसमें वो अधिकांश तौर पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ठीक है सर, मैं वापस वही आक्रमण और आतंक पर ही आऊँगा। जब हम एक मुल्क की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इस तरीके के मामले आ रहे हैं धोखाधड़ी के, वो ज़्यादातर या तो चीन से आ रहे हैं, कुछ खबरें शायद अमेरिका से भी आई हैं। तो यहाँ पर जब हम किसी मुल्क को देखें तो किसको देख सकते हैं? हालांकि हम किसी फैसले पर नहीं पहुँच रहे हैं। देखिए, अगर आप शुरुआती रिपोर्ट्स की बात करें तो काफ़ी कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके ट्रांजैक्शंस चीन में हुए हैं। अब कहा जा सकता है कि शायद उस दिशा से आ रहा हो, लेकिन भारत के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और ये बुनियादी चुनौती ना केवल भारत के सामने है, तमाम राष्ट्रों के सामने है कि आप एट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। हाँ, लेकिन जो पहली खबर है और ज्यादा खबरें हैं वो चीन से जुड़ी आ रही हैं। जी हाँ, ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चीन जो खबरें आ रही हैं कि चीन से उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसका मतलब हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि जो अपराधी थे वो चीन के। बिल्कुल सही कहा। हो सकता है वो किसी तीसरे राष्ट्र के हो, लेकिन आपने किसी खास राष्ट्र की बात की जी। तो मैं ज़्यादातर जो साइबर हमले और खासतौर से फाइनेंशियल सेक्टर के जो साइबर हमले हुए हैं, उसमें रूस के कुछ गिरोहों का, यूक्रेन के कुछ गिरोहों के नाम सामने आए हैं, जिनका नाम अमेरिकी एजेंसियों ने भी लिया है। और अभी बांग्लादेश में कुछ महीने पहले बहुत बड़ा एक बैंकिंग साइबर घोटाला हुआ था, अटैक हुआ था। उसकी उत्पत्ति जो है वो नॉर्थ कोरिया से जनरेट हुई थी। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया, रूस और यूक्रेन और कुछ और जो पूर्व सोवियत के राष्ट्र हैं, उन पे कुछ गिरोहों पे संदेह जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का। ठीक है, लेकिन क्या ये ट्रैक हो पाता है दुग्गल साहब? क्या जो एजेंसियां हैं वो इस नतीजे पर पहुंच जाती हैं कि ये इसने किया है, और क्या बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं? मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी पहुंचती हैं। उसका कारण ये है कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो एजेंसीज के 10 कदम आगे चलते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक पद चिन्ह लगातार मिटाते चलते जाते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल, जैसा कि आपने बोला कि अभी फिलहाल शुरुआती तौर पर हमारी रिपोर्ट्स चीन से आ रही हैं, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि चीन से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि आजकल वो कहीं ज्यादा शातिर हैं। वो कहीं ज्यादा शातिर हैं, वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, इंक्रिप्शन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आज के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं डार्क नेट पर जा रहे हैं, ताकि अगर कोशिश करना भी चाहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, तो उनकी जो आइडेंटिटी है उसको वो स्थापित नहीं कर सकते। सर, ये डार्क नेट क्या होता है, अगर संक्षेप में आप थोड़ा देखिए, अगर ये गिलास है और इस पूरे गिलास को हम इंटरनेट मान लें, तो इस गिलास का पहला ऊपरी 20% जो है उसे हम सुपरफिशियल इंटरनेट बोलते हैं, यानी कि वो इंटरनेट जहां पर गूगल या विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन आते हैं। जी। 25 से करीबन 80% तक ये जो अधिकांश हिस्सा है ये डीप नेट कहा जाता है, जहां पर विशिष्ट प्रकार के सर्विस इंजन जा पाते हैं। लेकिन जो निचला 15-20% है उसे हम डार्क नेट कहते हैं। वहां पर आप जाना भी चाहें नॉर्मल सर्च इंजन द्वारा तो नहीं जा सकते, विशिष्ट प्रकार के आपको टूल्स, ब्राउजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे अनियन राउटर। वहां जो ब्राउजर होते हैं वो आपकी आइडेंटिटी को विशिष्ट प्रकार की लेयर्स के पीछे छुपा देते हैं। तो मैं पवन दुग्गल हूं, अगर मैं उन द अनियन राउटर ब्राउजर की तरफ से जाता हूं तो मैं अलग अलग पर्दों के पीछे अपनी पहचान छुपा देता हूं। जब वहां पहुंचता हूं गुमनाम हूं, जिन लोगों से बात करता हूं वो गुमनाम है। और महत्वपूर्ण बात ये कि उस डार्क नेट में साइबर क्राइम एक वे ऑफ लाइफ है, इकोनॉमिक मॉडल है। और आज इंक्रीजिंगली देखा जा रहा है कि बहुत से इस तरह के जो आक्रमण हैं वो अधिकांश तौर पर कुछ हद तक उनका ताल्लुक डार्क नेट से हो रहा है। और अभी तक दुनिया की कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने कोई ठोस कारगर तरीके उपलब्ध नहीं हुए कि हम डार्क नेट पर जाकर एट्रीब्यूशन कर सकें कि फला व्यक्ति ने ही काम किया है। आप कुछ कहना और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस अभी नेटवर्क की बात हुई है कि जिसको जरिए साइबर टेररिस्ट या साइबर क्रिमिनल्स ने ये किया है, भारतीय बैंकों पर हमला किया है, उनका नेटवर्क बहुत ही सुरक्षित माना जाता था। और चाइना का जो बैंकिंग सिस्टम है उसका बहुत ही बहुतायत में
यूज होता है उसको। तो हम ये भी नहीं कर सकते हिताची जिस कंपनी का नाम है, जिसने स्विच गियर और सारे गियर और एटीएम के जो बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए हैं, जो प्रोवाइड किया है इन भारतीय बैंकों को, उसमें कोई खामी थी। वो एक तरह से उसे बहुत ही सुरक्षित श्रेणी में माना लेकिन वो जाता एक था। कंपनी का नाम आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि देखिए वहां से ही वो सॉफ्टवेयर बना था जो उस बैंक के एटीएम मशीनों में इस्तेमाल हो रहा है, और वहीं से तो फिर वही वो मैं बताना गड़बड़ चाह शुरू रहा हो हूं रही है। कि सबसे सुरक्षित मानने जाने वाले नेटवर्क पे भी वो सेंध लगा सकते हैं। दुग्गल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों और हमारी जो तैयारी है उससे 10 कदम आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो और हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन दुग्गल साहब एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, फिर मैं गुप्ता जी के पास भी आऊँगा। ये जो कार्ड में सेंधमारी हुई है 32 लाख के आसपास, जिन लोगों की सूचनाएं उन लोगों ने सेंधमारी की है, उसमें क्या उनका पैसा सुरक्षित है, ये माना जा सकता है? मैं कहूँगा पैसा कुछ हद तक सुरक्षित है, लेकिन कुछ हद तक सुरक्षित नहीं भी है। कारण ये है कि अभी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं कि फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ है। अभी रिपोर्ट्स केवल यहाँ तक आई हैं कि सेंध हुई है और मैलवेयर के माध्यम से ये जानकारी उन लोगों ने एक्सेस कर ली है। जो इससे जुड़ी एजेंसी है सर एनपीसीआई, वो कह रही है कि 19 बैंकों के 641 ग्राहकों के जरिए कुछ खबरें उनको मिली हैं जिसके मुताबिक तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। तो मामला सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए तक आकर से बढ़ जाता है, 641 ग्राहकों तक ने बढ़ जाता है। मैं नहीं मानता कि 1.25 करोड़ रुपए जो है एक सही अनुमान है। कारण ये है कि अभी ये शुरुआती दौर है। अभी परसों तक तो बैंक्स स्टैंड ले रहे थे कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, और अब धीरे धीरे खबरें खुल के आ रही हैं कि साहब हाँ थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। जब आप ओवरऑल एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये इंडिया का, भारतवर्ष का सबसे बड़ा साइबर आक्रमण है, और ये हमको बताता है कि एक राष्ट्र होने के नाते हमें अपनी निद्रा से जगना है। अभी तक हम साइबर सुरक्षा के प्रति केवल लिप सर्विसेज प्रदान करते आए हैं, इसे सशक्त कानून बनाने की हमें किस आवश्यकता है। तरीके से जागना है सर, वो मैं आपसे विस्तार से समझूंगा। लेकिन गुप्ता साहब, आप तो खुद सर पूरे वित्तीय मामले को से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक। क्या वाकई इस पूरे मामले में आप भी मानते हैं कि बैंक लापरवाह रहे हैं? और अगर बैंक लापरवाह रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है? ये मेरा सवाल नहीं है, एक दर्शक का ही सवाल है जो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। नहीं ठीक है, देखिए दर्शक की नाराज़गी ठीक है, लेकिन जहाँ तक बैंक की बात है, देखिए बैंक कोई आईटी कंपनी नहीं है। तो जो सिक्योरिटी में होता क्या है कि जो बैंक हैं वो आउटसोर्स करते हैं। ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज को आउटसोर्स करते हैं। अब ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन आईटी कंपनीज की है कि वो सिक्योरिटी एकदम बिल्कुल फुल प्रूफ रहे। मेरा मानना ये है कि जो अभी बैंकों के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि साहब वो जो भी लॉस है वो हम बियर करेंगे, मुझे लगता है, मतलब मेरा पर्सनल ये मानना है कि वो शायद स्टेटमेंट ऐसे होना चाहिए जब भी हम उनसे एग्रीमेंट करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, सॉफ्टवेयर करें जब उनसे, तो जितने भी डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है सॉफ्टवेयर का, तो वो जो कंपनीज हैं देयर शुड बी ए गारंटी क्लॉज। ठीक है, नहीं वो तो भरपाई के संदर्भ में हो गया कि वो बैंक पैसा नहीं देगा, वो कंपनी पैसा देगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हम किसी दूसरी कंपनी से कहते हैं कि आप इस काम को कीजिए, हम उसका कोई रिव्यू तो करते होंगे, कोई मॉनिटरिंग तो होती होगी। देखिए रिव्यू करते हैं उसका पूरा बोर्ड की एक कमेटी होती है, हर बैंक के बोर्ड क्या में। वो वास्तव में कमेटी इतनी काबिल होती है जो समझ सके कि हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें जरूर अभी जैसे बीबीबी भी आया है, अभी बोर्ड की गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत इस दिशा में काम चल रहा है कि जो बोर्ड्स हैं बैंक के उनको और स्ट्रेंथन किया जाए। और आईटी के लोग, मैं कहूंगा जैसे दुग्गल साहब हैं, इस तरह के लोग जरूर बैंकिंग सेक्टर में, अगर वो तो बेचारे लंबे समय पहले सिफारिशें दे चुके हैं सर। जी, लेकिन उसका पालन तो आप ही लोगों को करना नहीं है। लेकिन देखिए सर क्या होता है कि बैंक में, 5 साल हो गए बैंक कोई आईटी कंपनी नहीं है। मतलब बैंक अपने आप से कोई ऐसे टूल्स क्रिएट नहीं कर सकती, बैंक दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, आउटसोर्स कंपनी जो है। लेकिन एक उपभोक्ता के तौर पर मेरा जो विश्वास है वो तो बैंक से है ना। मैं इस सब चक्करों में थोड़ी पढ़ूंगा कि आप किससे आप आईटी का काम करवा रहे हैं, किससे आप सिक्योरिटी का काम करा रहे हैं। कल को किसी के लॉकर में चोरी हो जाए और आप कहें साहब सुरक्षा हमारा काम नहीं था, वो तो अपने थर्ड पार्टी सिक्योरिटी एजेंसी है उसको जिम्मेदारी दे रखी थी। क्या ये डर बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी कोई बहुत ज्यादा पैनिक होने की शायद मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टम देखिए, कभी भी कोई भी कितना भी फुल प्रूफ आप सिस्टम बना लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंधमारी हो जाती है। ठीक है, चोरी डकैती ये सब चीज, अगर कोई गलत काम हो जाए, इसका मतलब अगर हम ये कहें कि पूरा हमारा तो इकोनॉमी तंत्र बिल्कुल खराब हो गया, खत्म हो गया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। कमियां हैं, वो ठीक होंगी, उसके बाद लेकिन सवाल यही है सर कि इस तरीके की नौबत ना आए, इससे निपटने के लिए क्या उतनी सक्रियता रहती है आईटी के मोर्चे पर भी बैंकिंग सेक्टर में जितनी होनी चाहिए? सवाल सिर्फ ये है। जी बिल्कुल रहती है, ऐसी बात नहीं है कि बैंक्स इस बारे में कंसर्न नहीं है। बैंक इस बारे में कंसर्न है, लेकिन बहुत सारी बातें, जैसे देखिए अभी क्या है, एनपीसीआई का ये स्टेटमेंट आया है कि जो
उसमें कस्टमर्स की भी थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है शायद। ठीक है, मैं उसको शिफ्ट नहीं कर रहा हूं फ्रॉम बैंकिंग टू कस्टमर्स, बट क्या होता है कि हमारे जो मोबाइल नंबर हैं, हमें अपने मोबाइल नंबर्स को लिंक करना है उन कार्ड से और अकाउंट नंबर से। अगर हम अपना मोबाइल नंबर नहीं देंगे और आज कोई मेरे सपोज अकाउंट में या डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो मुझे तो अलर्ट आएगा नहीं। अभी केवल 50%, मतलब ये माना जा रहा था कि 100% अकाउंट्स जो हैं वो मोबाइल से कनेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन अभी मेरे ख्याल आज या कल ही उनका स्टेटमेंट आया है कि भाई हमने देखा तो केवल 50% अकाउंट जो है वही मोबाइल से कनेक्टेड है। हाँ, लेकिन ये कौन देख रहा है और ये कब देख रहा है? ये बहुत पहले नहीं देख लेना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि बैंक मतलब कोई गैर सरकारी संस्था तो है नहीं जो सिर्फ परोपकार में काम कर रही है, वो मुनाफे के लिए काम करती है। इसका मतलब ये कि उसका एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो ये सुनिश्चित करे कि दिक्कतें ना हो ग्राहकों को। अगर ग्राहकों में कहीं जागरूकता की कमी है तो उसको अवेयर करने की जिम्मेदारी भी तो बैंक की है ना। सर, मुनाफा कमा रहे हैं आप। कुछ है मैं बताता हूं। जैसे जैसे आरबीआई की गाइडलाइंस है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, अगर 10 रुपए का भी कोई ट्रांजैक्शन है तो ये इसका जो नोटिफिकेशन है वो कस्टमर को जाना चाहिए। हाँ। लेकिन कुछ बैंकों ने ऐसा किया हुआ है कि अब उन्होंने कुछ एक लिमिट सेट कर दी, मिनिमम लिमिट सेट कर दी, क्योंकि कॉस्टिंग है। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन भेज रहे तो कॉस्टिंग है, उन्होंने कर दिया कि भाई 100 रुपए से नीचे की ट्रांजैक्शन को हम नहीं करेंगे। ये समझ में आता है? नहीं, ये समझ नहीं आता, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आरबीआई ने ये गाइडलाइंस दी हैं कि आपको कोई भी, मतलब दे हैव नॉट फिक्स्ड अप एनी लिमिट। अगर मतलब उनके हिसाब से तो अगर 10 रुपए का भी ट्रांजैक्शन है तो इट हैज टू बी, तो मतलब क्या बैंक भी बीसीसीआई की तरह है कि वो अदालत से बड़े और ये रिजर्व बैंक से नहीं, बड़े? उसमें आरबीआई ने ये कहा है कि आप चार्ज कर सकते हो। अगर आप एक लिमिट से नीचे आप चार्ज कर सकते हो कस्टमर को, आप चार्ज कर लो भाई, एक नोटिफिकेशन भेजेंगे तो हम उसका 50 पैसे लेंगे, 1 रुपए लेंगे। यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ और इंप्रूवमेंट की जरूरत थी बैंकों में इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। कहीं लापरवाही आप कह रहे हैं कि रही है, नजरअंदाज किया गया चीजों? नहीं, नजरअंदाज नहीं किया गया, बट ये कुछ जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी, आरबीआई काफी प्रोएक्टिव था। उसने पिछले अगर 2-3 साल में देखें तो हमने, मुझे लगता है कि सर, इसको नजरअंदाज या लापरवाही की कमी क्यों ना कहें कि जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपको मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, आप उसकी गाइडलाइंस का ही सही तरीके से पालन नहीं कर रहे। पर देखिए, इसमें खाली उस वजह से ये नहीं है कि वो नोटिफिकेशन जाता तो ये लॉस रुक जाता। ये जो सिक्योरिटी अटैक हुआ है, ये तो हुआ है, ये एक पहलू है सिर्फ। ये तो एक अटैक। अच्छा, एक मेरा और कहना है इसमें, अभी हम सब बात कर रहे हैं डेबिट कार्ड के ऊपर, सब हम बात कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जैसे क्या होता है, अगर किसी होटल में एक कोई आतंकी हमला हुआ तो क्या होता है, अगले दिन से लगता है कि यार जितने भी होटल्स हैं उन सब पे एकदम सिक्योरिटी बिल्कुल चाक चौबंद हो जाती है। अभी इसके आगे भी हमें सोचना पड़ेगा, अभी तो हम डेबिट कार्ड के बारे में नहीं सोच रहे सर। अभी हो सकता है, ये देखिए, अभी आरटीजीएस है, बड़े बड़े ट्रांजेक्शंस हैं। लेकिन दुग्गल साहब, जो बात अभी गुप्ता जी कह रहे हैं, मैं जयप्रकाश जी आपके पास भी आऊंगा, वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, वो ट्रांजेक्शन का एसएमएस जाना चाहिए, नहीं जा पा रहा है, जाए तो पैसा वसूला जाए, आरबीआई की गाइडलाइन कुछ है। क्या बैंकों की लापरवाही या आरबीआई की गाइडलाइन को ना मानने का जो दायरा है वो सिर्फ ये ट्रांजेक्शन के एसएमएस तक ही सीमित है, या वो आईटी के संदर्भ में भी बहुत ज्यादा रही है लापरवाही, जिसका जिक्र अभी आप 2011 की अपनी कमेटी के संदर्भ में कर रहे थे? देखिए, हमने देखा है कि बैंक्स का उद्देश्य बहुत नोबल होता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में अक्सर हम देखते हैं कि काफी गैप्स आ जाते हैं। उदाहरण देना चाहूंगा, बैंक्स अधिकांश तौर पर केवल आरबीआई नोटिफिकेशंस को ही मानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका रेगुलेटर है। बैंक्स भूल जाते हैं कि वो एक इंटरमीडियरी है, सर्विस प्रोवाइडर है भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में। बिल्कुल, सेक्शन 79 आईटी एक्ट कहता है कि साहब, अगर आप बैंक हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप ड्यू डिलिजेंस करिए। आईटी रूल्स 2011 कहते हैं कि आप रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपनाइए जब आपने उपभोक्ताओं के फाइनेंशियल डेटा के साथ डील करना है जी। अधिकांश बैंक्स आईटी एक्ट के साथ जो कंप्लायंस होनी चाहिए उसको पूर्णतः फॉलो नहीं करते, विद द रिजल्ट कि कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि उनके विरुद्ध डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन आप हर्जाने के तौर पर मांग सकते हैं। क्या उनको फॉलो ना कर पाना उनकी मजबूरी है या प्राथमिकता में ही नहीं है? आई थिंक मुझे लगता है प्रायोरिटी कहीं ना कहीं धुंधला सी जाती है, क्योंकि ज्यादा फोकस होता है कि आरबीआई नोटिफिकेशन फॉलो करे, आईटी एक्ट तो चलो संभाल लेंगे। रेपो कितना, रिवर्स रेपो कितना? जयप्रकाश, मैं एक बताना चाह रहा हूँ, गुप्ता जी ने कहा ना कि बैंक आईटी कंपनी नहीं है, लेकिन ये बहुत सॉलिड लॉजिक नहीं है। खासतौर पर तब आप देखिए कि इंटरनेट और एटीएम और इंटरनेट के थ्रू जो ट्रांजैक्शन है कितना तेजी से बढ़ रहा है। सरकार कह रही है कि हम कैशलेस सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, जनधन योजना गांव-गांव में पहुंचाई जा रही है। तो यानी कि उस स्थिति में हम ये नहीं कर सकते कि हम आईटी कंपनी नहीं है। हाँ, हम कहाँ पे कमी है उसको हम देख सकते हैं। और बैंकों के स्तर पर लापरवाही की बात आप कर रहे हैं, तो आप एक छोटी सी बात है, आरबीआई ने एक वो किया था कि सारे बैंक जो भाई जो आप डेबिट कार्ड देंगे वो चिप बेस्ड डेबिट कार्ड देंगे,
और उसके लिए जो टाइमलाइन फ्रेम किया गया था सितंबर 2070, और कई बैंक अभी आरबीआई के पास जाकर बोल रहे हैं कि साहब इस टाइम को लाइन को बढ़ा दीजिए। ये बहुत ही बेसिक है। उससे सितंबर 2017 अंतिम सीमा, उसमें हाँ, तो अभी भी 1 साल है, 1 साल है, फिर भी बैंक बोल रहे हैं उसमें 1 साल और बढ़ा दीजिए। आरबीआई ने सबको अभी पिछले महीने नोटिफाइड कर दिया कि नहीं, हम उसमें बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। इसमें क्या बड़े बैंक भी शामिल हैं जो कह रहे हैं छोटे बैंक, ज्यादातर छोटे बैंक, वो बोल रहे हैं कि भैया हम चिप लगाने में भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आप इसे समझते हैं कि बैंकों की जो सर ने दुग्गल साहब ने कहा कि प्रायोरिटी में नहीं है ये जो अभी आईटी सिक्योरिटी और सेफ्टी नेट जो ग्राहकों को जो देना है वो उनके प्रायोरिटी में नहीं है। एनपीए बैंक वैसे भी बहुत, आप देख रहे हैं कि भारतीय बैंक जो है, खासतौर से सरकारी बैंक, कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, एनपीए की समस्या और बाकी समस्याएं हैं। ठीक है, लेकिन क्या जब एनपीए नहीं था तब सब कुछ ठीक था क्या? मतलब तब सुरक्षा के संदर्भ में तब आईटी नहीं था, तब आईटी का इस तरह से उपयोग नहीं था। ये जो आईटी बेस्ड जो ट्रांजैक्शन है वो पिछले 4-5 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है। 2 साल लेकिन क्या ये तर्क भी बैंकों का उचित हो सकता है कि साहब देखिए हम एनपीए के झंझट से नहीं, ये बिल्कुल नहीं, इसलिए आईटी भूल जाएगा, ये भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से सरकार और बैंकों के लेवल पे जो वस्तु स्थिति है और जो कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा। हम एक तरफ कैसे सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, कैसे सोसाइटी बनाने चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी बात कही थी, और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि हम कैसे सोसाइटी के साथ साथ ये जो फिशिंग अकाउंट वगैरह की जो बात है उसका भी जिक्र किया था जी। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री के स्तर पर भी चिंता जाहिर की गई है, लेकिन बैंकों के स्तर पे उस तरह की तैयारी नहीं है। ठीक है, उदाहरण देना चाहूंगा। जून 2016 में आरबीआई ने बैंक्स को कहा कि साहब आप जितने भी बैंक हैं, आपकी एक विशिष्ट साइबर सुरक्षा नीति होनी चाहिए जो आपकी आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी से अलग होनी चाहिए, और आप इसे इंप्लीमेंट करें 30 सितंबर 2016 तक। कई सारे बैंक अभी इस को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाए। सितंबर बीत चुका है, तो इशू बहुत क्लियर है कि साइबर सिक्योरिटी को आप उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे, और उनको लगता है कि हम बैंक हैं, हम उपभोक्ता को कह सकते हैं भाई गलती तुम्हारी, हम पैसे नहीं देंगे। आप ये भूल रहे हैं कि आप बैंक हैं, आप आईटी एक्ट के अंदर लायबल हैं, और आपके बरखिलाफ हर्जाना 5 करोड़ रुपए तक का दिया जा सकता है। सर, वो उपभोक्ता के क्या अधिकार हो सकते हैं ये भी मैं आपसे समझूंगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ सवाल गुप्ता सर आपके लिए भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बैंकों के डेबिट कार्ड, एटीएम से जुड़ी धांधली की खबर की। एम गुप्ता साहब, बैंकों की जवाबदेही को लेकर सर कुछ तर्क और भी बाद में आए। क्या कुछ वजह हो सकती हैं? कुछ तो बैंकों की भी मजबूरियां रहती होंगी। जब आप खुद मुनाफा कमा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका कंज्यूमर बेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो आप खुद ये तो नहीं चाह सकते कि आप खुद लापरवाह भी हो जाएं। अब सर्विस का दौर है, केवल एक बैंक नहीं है। क्या बैंकों के स्तर पर कुछ मजबूरी है या हम मान लें कि लापरवाही है? नहीं, ना मजबूरी है ना लापरवाही है। देखिए, दोनों में से कोई बात नहीं है। बैंक एकदम चाक चौबंद भी है, और जितना उनसे बन पड़ता है वो कोशिश अपनी करते भी हैं। लेकिन जैसे दुग्गल जी ने कहा कि भाई हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो भी वो गिलास के नीचे वाले हिस्से को तो वो भी नहीं ढूंढ पा रही। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है। देखिए, हमारे यहाँ से कोई पैसा लेके चला गया, चलिए बैंक की तो उसने सेंध लगा दी और वो पैसे लेके चला गया, अब हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तो हम इतने टेक्नोलॉजिकली इतने हाई एंड हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, वो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है, दूर बैठा है, उसको सब देख के करके वहाँ उतरते हैं। और दूसरी तरफ हम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे कि जिसने हमारा पैसा चुराया है उसको हम पकड़ के उसको सजा तो दिला सकें, अपना पैसा वापस तो ला सकें। ये भी एक पहलू है। देखिए, बैंक क्या इसके लिए भी तैयार हैं बैंक की? मतलब वो इस मानसिकता के हैं कि अगर ऐसा कुछ करना भी है तो वो डटे रहें, जुटे रहें? नहीं, बैंक तो इसमें देखिए, बैंक के पास ये कोई ऐसा लॉ नहीं है कि वो दुश्मनों को उनको पकड़ ले, ढूंढ ले, कर ले। ये तो फिर जो सिक्योरिटी सिस्टम है हमारे, सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। लेकिन ये बात जरूर है कि बैंकों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने सिक्योरिटी सिस्टम पॉसिबल हों, या जितने भी अवेलेबल हों, और जो रेगुलेटर कहे उसको बिल्कुल वो फॉलो करें। सर, लेकिन उनमें से अधिकांश चीज़ों को तो फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसका जिक्र दुग्गल सर ने किया, रंजन सर ने कहा। एक बार हम दोबारा उन सारी बातों को दोहराएं, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन ये बात निकल कर आई कि हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका अक्षरश पालन नहीं हो रहा है। जो कहा गया वो बिल्कुल एज इट इज पालन हो रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। इसको फिर क्या मानेंगे, मजबूरी या लापरवाही? नहीं, ना मैं मजबूरी, ना ये तब भी मजबूरी नहीं है, तब भी लापरवाही। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि पालन नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बैंक्स आर बाउंड टू फॉलो
फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। अगर कुछ उसमें कोई डेविएशन है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई परमिशन। मैं दोनों से एक बार हाँ ना पूछ लेता हूँ। दुबे साहब, पालन हो रहा है कि आरबीआई के तमाम आदेशों का, निर्देशों का? हाँ ना में अगर कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी अक्षरश पालन नहीं है, गैप है। गैप्स। रंजन साहब, गैप है क्या? समस्या यह है कि पालन होगा भी, अभी हो रहा है क्या पालन? पालन पूरी तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन इसी के बाद आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू कर लीजिए। मैं आऊंगा। देखिए ऐसा है, जैसे दोनों जानकार हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे आपको बॉडीगार्ड, आपने 10 बॉडीगार्ड रख लिए, अब आप 10 बॉडीगार्ड तो रख सकते हो, उसके बाद भी अटैक होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस के मार दिया लोगों ने, तो आप कहें कि यार वहां सिक्योरिटी नहीं थी क्या? प्रॉपर सिक्योरिटी तो थी, लेकिन उसके बाद भी अटैक होते हैं ना। ऐसे इंसिडेंट्स तो होते रहेंगे, और अभी जितनी भी सिक्योरिटी और जितने भी प्रिकॉशन और हम लेंगे, एक्शन लेंगे, उसके बाद भी अनुराग जी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भैया अब कुछ नहीं होगा इसमें। मतलब और आप डरा देंगे उपभोक्ता? नहीं, डरने आगे का भी पता उपभोक्ता के डरने की कोई बात नहीं। देखिए आरबीआई की क्लियर गाइडलाइंस है कि अगर 3 दिन के अंदर वो इन्फॉर्म कर दे बैंक को कि ये मेरा लॉस है, उसका कोई लॉस नहीं है। ठीक है। एज फार एज कस्टमर इज कंसर्न, ये पूरी तरह से आरबीआई ने बैंकों को जिम्मेदारी दी है, और बैंक इसको पूरी तरह से लेने में एक चीज और आप समझाएं। अगर बैंक वाकई गंभीर हैं, जवाबदेह हैं, तो इस तरीके की जो खबरें हैं वो बताया जा रहा है कि पिछले 1-1.5 महीने से आ रही थी, फिर क्या कारण है कि वो मामला अब पिछले 3 दिन से ही सुर्खियों में इतना आ पा रहा है? क्या बैंकों ने समय रहते सही जानकारी जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको समय पर दी है, और क्या वो सब कुछ सच सच बता रहे हैं? हर बैंक कह रहा है कि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है। हाँ, ये बात ठीक है। ये खैर उनको, मुझे लगता है कि शायद रीजन एक ये भी आप कह सकते हैं कि हाँ बैंकों के स्तर पर गड़बड़ है। सर, आप बैंकों के मुखिया नहीं है। देखिए जो गड़बड़ है वो गड़बड़ है, कह दीजिए। देखिए गड़बड़ में नहीं है, बैंक पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी अब भी मुस्तैद है। 1.5 महीने से जानकारी छुपाते हैं। नहीं, जानकारी छुप। देखिए क्या होता है, ये कोई आज या 2-3 महीने पहले नहीं हुआ, ऐसे इंस्टेंसेस बहुत होते रहते हैं, इक्का दुक्का बहुत होते हैं। ये नहीं है कि ये अभी हुआ है, ये साइबर अटैक पहली बार हुआ है। ऐसे आप भी, आपके जानने वाले होंगे, मेरे भी जानने वाले हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं, उनके अकाउंट से कभी 1 लाख निकल गया, कभी 30,000 निकल गया, कभी। उससे क्या होता है, वो क्या करते हैं, देखिए वो करते हैं, वो अपने जाते ब्रांच मैनेजर को जाके इन्फॉर्म करेंगे, वो सीएमडी को लेटर मेल लिख देंगे बैंकों को। 5-7 बार बेचारा चक्कर काटता है, बैंक भी उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी वो मिल जाता है पैसा, कभी नहीं मिलता। ठीक है, फिर वो कस्टमर जो है वो बैंक से लड़ता है कि भाई मेरा पैसा आपकी गलती से नहीं हुआ, तो ये लड़ाई वड़ाई चलती रहती है। लेकिन दुग्गल साहब, क्या ये उतनी ही सामान्य बात है इस बार भी, ये 32 लाख एटीएम डेबिट कार्ड से जुड़ी, जितनी की सामान्य बाकी उपभोक्ताओं के साथ साल में 365 दिन होती रहती है, और वो जाता है ब्रांच मैनेजर के पास, सीएमडी को मेल करता है? नहीं अनुराग जी, मैं भी नहीं कह रहा हूं, अंतर है दोनों में ना? बिल्कुल अंतर है, ठीक है, बड़ा अंतर है। मुझे लगता है कि सामान्य तो है। क्या बैंक इस मामले में भी गंभीर रहे हैं? मतलब यही जो मामला आया है। मुझे लगता है कि बैंक्स ने अभी तक केवल लिप सर्विसेज दी हैं साइबर सुरक्षा को, जितनी मुस्तैद उनको होनी चाहिए साइबर सुरक्षा को अपने नेटवर्क पर इंप्लीमेंट करने के लिए, वहां पर हम नहीं हुई है। अभी भी खबर आई है कि बैंक जो है प्राइवेट अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स कर रहे हैं। प्राइवेट ऑडिट रिपोर्ट्स पर लोगों का शायद विश्वास नहीं होगा। सरकारी एजेंसी अगर ऑडिट करेगी तो उस पर ही विश्वास रहेगा कि आप कहां पर खड़े हैं, क्या नहीं। और दूसरी बात, कोई शर्म की बात नहीं है कहने के लिए कि हमारे पर आक्रमण हुआ। आज ऐसी दुनिया हो चुकी है कि संपूर्ण सुरक्षा असंभव है। ठीक है, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। आज नहीं तो कल हम सब अटैक होंगे, हमारे अकाउंट्स, हमारा डेटा अटैक होगा। तो सवाल ये नहीं है, और बुरा नहीं मानना चाहिए कि हमारे अटैक हुए। इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए कि आप ओन अप करिए, और उसके बाद कहिए कि साहब गलती हुई, बट उसके बाद भी हम अब दोबारा से मुस्तैदी से साइबर सुरक्षा इंप्लीमेंट करेंगे। जयप्रकाश जी, क्या इस मामले में वो जो 1-1.5 महीने पहले की खबरें आ रही हैं, क्या बैंकों ने सही जानकारी समय रहते संबंधित एजेंसियों के साथ साझा की है? साइबर अटैक को बैंक जो है अभी भी बहुत ही गलत मानते हैं, और ये दुनिया भर में जो बैंक है, बांग्लादेश में भी हम लोग देखा, अमेरिका के बैंकों ने समय पे नहीं बताया था। तो ये हम लोग भारत में मतलब अभी हम कह रहे थे कि उपभोक्ता 3 दिन में बता दे तो उसको राहत मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पर स्थिति है कि बैंक ही समय पर नहीं बिल्कुल नहीं बताते हैं। उनको लगता है कि उनका जो ब्रांड इमेज है उस पर खतरा होगा, इसलिए आप देख रहे हैं कि सारे बैंकों ने कल बताया कि हम बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। जबकि आप साइबर अटैक, ये तो बहुत बड़ा था। इवन जो फिशिंग अकाउंट होता है, ये बैंक उससे भी अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाए, जिसके बहुत छोटे से 4-5 लोगों को मिलकर गिरोह, जो आप हमेशा अखबारों में पढ़ते होंगे, नाइजीरिया के कुछ अपराधी हैं जो दिल्ली बेस्ड थे, अभी दिल्ली पुलिस ने उनका भंडाफोड़ किया था। वो सैकड़ों फिशिंग अकाउंट के जरिए नकली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बना चुके थे। तो उससे भी तो हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि बैंक जो है पूरी तरीके से सुरक्षित साइबर अटैक से अपने आप को कर भी शायद नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि दुग्गल साहब ने पहले ही बताया कि वो 10 कदम आगे की सोच रहे हैं,
और जैसे अब छोटे बैंक जो अपने सरकारी क्षेत्र के कुछ छोटे बैंक हैं, अगर साइबर अटैक से बचाने की पूरी तरीके से अपना कवच बनाएं तो आपको उनका पूरा प्रॉफिट ही उसमें चला जाएगा। और साइबर अटैक से बचाने का कोई एक ऐसा तरीका 100% मान कोई तरीका नहीं होता है, उसमें हमेशा आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको देखना लेकिन दुग्गल सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा जिसका जिक्र भी गुप्ता साहब कर रहे थे, क्या वास्तव में ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये किसने किया? वो सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रहे थे तकनीक उन्नयन के मामले में, क्या इस मामले में कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी कि हम पता कर सकें दोषी कौन? हम कोशिश कर सकते हैं और कोशिशें जारी हैं, लेकिन आपको आभास होना पड़ेगा कि जो साइबर क्रिमिनल है बहुत शातिर है, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक पद चिन्ह जानबूझ के मिटा के चलता है या आपको गुमराह करने के लिए अलग अलग पद चिन्ह या डायरेक्शन पर ले जाता है। तो अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कहां से ओरिजिन हुआ है, ये भी कहना मुश्किल है कि किसने किया है। ये बहुत क्लियर है, या तो स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर है जो कहीं ना कहीं इंडिया को टारगेट कर रहा है। ठीक है, अब वो कौन होता है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। और दिक्कत की बात तो यह है कि भारतवर्ष ने इसमें इस दिशा में कोई थॉट लीडरशिप नेतृत्व नहीं लिया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। क्यों सर, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, क्या वो इससे नहीं जुड़ता है जिस तकनीक उन्नयन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल जुड़ता है, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखिए कि भारत ने ना तो आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जो साइबर क्राइम को रोकने या रोकथाम करने के लिए लगी हुई है। कोई संधि नहीं है। कोई संधि है, लेकिन जैसे हमने अभी साइन नहीं किया है। हमने नेशनल लेवल पर भी अपने आप को बिल्कुल एक रिसेप्टिव मोड पर रखा है। हम कितने सालों से बोलते आए हैं कि भारत को एक विशिष्ट डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी लॉ की जरूरत है, हमने उसको फॉलो नहीं किया। 2008 में संशोधन किया सूचना प्रौद्योगिकी कानून में और कुछ कॉस्मेटिक से चेंजेस कर दिए। 2008 की जमीनी हकीकतें और आज 2016 की हकीकतों में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन हम ज्यादा नहीं कर पाए। 2013 में भी हमने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति तो बनाई, लेकिन ये कागजी घोड़ा बन के रह गई, हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये हमारे से निंद्रा के लिए जगने के लिए बहुत अच्छा वेकअप कॉल है। मतलब अभी हम बैंकों की लापरवाही की बात कर रहे थे, यहाँ पर नीतियों के स्तर पर भी लापरवाही है, उनके क्रियान्वयन के स्तर पर भी लापरवाही बहुत ज्यादा। मैं अनुराग जी इसमें एक चीज जरूर दोबारा ऐड करना चाहूंगा कि देखिए बैंकों की लापरवाही की बात है। बैंक क्या होता है कि करोड़ों रुपए जो जिनसे ये अपने सॉफ्टवेयर लेते हैं उनको करोड़ों रुपए उसमें खर्च करते हैं। तो ये जरूर कहीं ना कहीं जो लापरवाही अगर कुछ हुई है, अगर कुछ चूक हुई है, तो उन कंपनीज की जरूरत है और हमें उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर कहीं ना कहीं फिक्स करनी चाहिए। ठीक है, ये एक अहम बात है। लेकिन दुग्गल साहब, क्या वाकई इन 32 लाख एटीएम से जुड़े मामलों में किसी की भी जवाबदेही तय हो सकती है, होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आपके हिसाब से इसके लिए कौन कौन अकाउंटेबल हैं? देखिए कानून बहुत स्पष्ट है। मैं नहीं कहता, कानून कहता है कि जितने सारे बैंक्स हैं ये इंटरमीडियरीज हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इनको कानून मैंडेट करता है ड्यू डिलिजेंस करिए। ड्यू डिलिजेंस के अंतर्गत मैंडेट किया गया है कि आप रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स अपनाइए। अगर आपने नहीं अपनाए और आपकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी उपभोक्ता को नुकसान पहुंचता है तो आप उनको अनलिमिटेड डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन देंगे। कोई जो इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं उनको लगता है कि नहीं, मुझे अपने बैंक की जवाबदेही सुनिश्चित करनी है, मेरे पास क्या ताकत है? आपके पास ताकत है। कंज्यूमर राइट के आधार पर आप थोड़ा सा उन्हें समझा दें सर। आपके पास ताकत है कि आप उपभोक्ता हैं, आप किंग हैं, राजा हैं, और आपके पास ना केवल रेमेडी है कि आप उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के तहत जाकर डैमेजेस मांग सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 43A के तहत आप अनलिमिटेड डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन मांग सकते हैं। इसके लिए आपको अदालत जाने की आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट अदालतें अलग अलग राज्यों में बनी हुई हैं जहां पर आप जा सकते हैं। हाँ, आपको साबित करना पड़ेगा कि आपको कितना नुकसान हुआ। ऐसा नहीं कि नुकसान 2 लाख का हुआ है और आप 5 करोड़ मांग रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं इनमें एक तारतम्य करना पड़ेगा। ठीक बात है। गुप्ता साहब सोच रहे हैं ये क्या नई चीज आ गई? नहीं बिल्कुल नहीं। पर मैं ये जरूर जानना चाहता हूं। मैं एक चीज आपसे सर समझना चाहूंगा, क्या वाकई इससे बैंक सबक लेंगे? देखिए बैंकों का मैंने पहले भी कहा कि बोर्ड की सब कमेटी आईटी कमेटी है और वहां पे निरंतर नहीं है, ये आप मान रहे हैं सर निरंतर समझ सकते। देखिए वो तो फिर उनको वो बेचारे, मैंने आपको पहले बताया कि बैंक जो है वो आईटी कंपनी नहीं है। वो इन सिक्योरिटी के लिए ना उनके पास इतना काबिल स्टाफ है, ना वो ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो ना खुद अपना डेवलप करते हैं, ना खुद उनको मेंटेन करते हैं। दे टेक हेल्प ऑफ सम बिग आईटी कंपनीज। तो इसलिए उनको, और दूसरा जहां तक आपने कहा कि ऑडिट प्राइवेट अपना कराते हैं, वो नहीं कराते। देखिए आईएएस ऑडिट भी होता है बैंकों में, तो आईटी ऑडिट भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो सारी प्रक्रिया नहीं हो रही। आरबीआई की गाइडलाइंस 2017 सितंबर तक वो मैग्नेटिक चिप सबको दे दिया जाए, उससे जुड़ा हुआ डेबिट कार्ड,
इसको लेकर भी अगर बैंक हाथ खड़े कर रहे हैं तो क्या वाकई नहीं, वो कुछ छोटे तैयार बैंक हैं और होंगे, सब उनका कुछ कुछ चल रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होगा, वो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि कौन कौन से बैंकों ने मना किया है मैग्नेटिक से ये चिप कार्ड में जो कन्वर्ट करने वाली जी। बात है उसका मैग्नेटिक में ही reference है। सबसे ज्यादा दिक्कत है। जी जी, लेकिन वो कुछ छोटे बैंक हो गए, हो सकता है कि जो सप्लाई, देखिए उसमें भी कई बार क्या होता है कि जो जहां से वो बन के आएंगे वहां पे कुछ लिमिटेशन है, वहां पे कुछ लिमिटेशन हो सकती है, क्योंकि वो बैंक जो है वो अपने से तो मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते वो चिप, तो वो छोटे बैंकों को उनको नहीं मिल पा रहे हैं या क्या रीजन है, आई डोंट नो। बट जब आरबीआई अगर स्ट्रिक्ट है तो डेफिनेटली क्या आपको लगता है कि इस खबर से बैंकों के प्रति जो एक विश्वास की धारणा उपभोक्ताओं की रही है शुरुआत से, जिस विश्वास की धारणा को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास सरकार भी कर रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर, जनधन के नाम पर, उसको एक झटका लगा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, लोन लेके लोग भाग भी जाते हैं बैंक का। बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम बहुत हैं कि यार दुनिया छोड़ के चले, देश छोड़ के चले गए, या बहुत से एनपीए, अभी हमें पता है कि कितना पैसा एनपीए में फंसा पड़ा है, तो क्या हमारा विश्वास दिखता है कि यार हमारा तो हमने पैसा जमा किया और वो तो कोई लोन लेके भाग के चला गया। विश्वास इसमें बिल्कुल भी डगमगाने की बिल्कुल मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। अगर विश्वास डगमगा नहीं रहा है तो क्या कारण कि आप 1-1.5 महीने से सूचनाओं को भी सार्वजनिक नहीं करते रहे, सिर्फ इसी डर से कि कहीं हमारा जो ब्रांड है वो कहीं प्रभावित ना हो जाए? अगर ब्रांड प्रभावित हो ही नहीं रहा है तो नहीं, देखिए बहुत मुझे पता नहीं, इंटरनल ये एक इंटरनल सोच है, दुग्गल साहब भी या वो सोच रहे हैं कि यार ऐसा शायद रहा होगा कि बैंकों ने सोचा कि ब्रांड, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए बैंकों के पास भी धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई। मई जून जुलाई की बात चल रही है, तो कभी 1-2 कंप्लेंट आई होगी, 4 कंप्लेंट आई होगी, तो हो सकता है, मतलब मैं इसमें कोई ऑथेंटिक आपको नहीं दे सकता, लेकिन ये एक उनका भी एक शायद सोचना ही है कि शायद इस वजह से उन्होंने नहीं बताया हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बैंकों को अगर ये पता चले कि हमारे पास कोई, हमारे ऊपर कोई साइबर अटैक हुआ है, तब भी वो उसको छुपा के रखेंगे। ठीक, अब आगे का रास्ता क्या जयप्रकाश जी? सरकार कुछ हरकत में आई है, रिजर्व बैंक हरकत में आया, किस तरीके की उम्मीद है? आगे का रास्ता यही है कि सभी को मिलकर सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि साइबर अटैक जो है फाइनेंशियल सेक्टर पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी। और साइबर अटैक सिर्फ बड़े अपराधी नहीं कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल सेक्टर पे और बैंकिंग ग्राहकों पे जो अंदर से भी अटैक हो रहा है, जो कई गिरोह भारत में पकड़े गए हैं, जो ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं जो एटीएम पे जो बुजुर्ग ठगी की अक्सर खबरें आती हैं, तो हमें उस सबको एक करके देखना होगा और साइबर अटैक को सबसे प्रायोरिटी पर लेना होगा और आरबीआई, बैंकिंग और उस तरह जो कानून है हमारे उसमें भी संशोधन करना होगा और पूरा एक बैंकों को और आरबीआई को मिलकर एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि हम साइबर अटैक करने वालों से भी आगे सोच सके। ठीक है, लेकिन बैंक क्या सोचने को तैयार होंगे? क्योंकि जैसे ही वो आईटी पर ज्यादा कुछ खर्च करने के बारे में सोचेंगे, कोई उपाय नहीं है, सोचना ही उनकी बैलेंस शीट भी कहीं गड़बड़ाएगी सर, वो लॉस प्रॉफिट ऊपर से एनपीए का झटका, उसे तो हमें बियर करना पड़ेगा, उस कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आप जिस तरह से देश में फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है, आप सोच रहे हैं कि हर तरह का सब्सिडी शुरू हो गया है बैंक सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने का, तो यानी कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और कैशलेस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये सिक्योरिटी तो आपको सबसे मस्ट है, इसके बगैर तो हम उस तरफ जा ही नहीं पाएंगे। ये एक सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है, ये सभी मतलब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने से बात नहीं बनेगी, ये सबका सिंक्रोनाइजेशन, ये सबसे आसान होता है कि हम एक दूसरे पर ब्लेम डालें, बट उससे काम नहीं चलेगा ना, वो आसान चीज से काम नहीं चलेगी, ये सबका एक जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें बैंकों को भी हो सकता है और प्रोएक्टिव होना पड़े, जो आउटसोर्स कंपनी आईटी कंपनीज हैं उनको भी, जो सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी, ये सबको एक मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ये एक देशभक्ति का काम है, क्योंकि साइबर अटैक होगा, अगर हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई तो वो मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े बम हमारे ऊपर अगर गिरे उससे भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन वो मिलजुल कर काम तो हर महीने की अपनी मंथली मीटिंग में होता होगा ना सर? हर महीने या 3 महीने या 6 महीने पर बैंक अपनी से जुड़ी तमाम एजेंसियों के साथ जो बैठक करता होगा, बिल्कुल उसमें भी तो ये सारी धारणा रहती है। देखिए बात वही है जो पहले कहा कि अटैक अभी भी हम कितनी भी कोई भी एक्शन ले लेंगे उसके बाद कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि अब चलो अब हमारे पास अटैक नहीं होंगे। और ये अटैक जैसे कहा बहुत, अभी तो हम तो डेवलपिंग स्टेज में है, जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें भी ये सब कुछ हो रहा है, तो ये कहना कि अब चलो हमें कुछ ऐसा एक्शन कर लें, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस घटना के बाद नेग्लिजेंस थोड़ी कम हो जाएगी? नहीं, नेग्लिजेंस में अभी भी नहीं मानता कि नेग्लिजेंस। ठीक है, ये अच्छी बात है कि दोनों जानकारों के तर्क के बाद आप अपने तर्क पर टिके हुए हैं कि नेग्लिजेंस बिल्कुल नहीं है। लेकिन दुग्गल साहब, आपके हिसाब से क्या कुछ तस्वीर इस पूरी घटना की आ गया? आपने कहा कि ये जो 1.25 करोड़ रुपए का मामला है ये कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। आपने कहा कि जो 32 लाख डेटा की बात आ रही है एटीएम की, ये हो सकता है कि शुरुआत हो। क्या कुछ आगे आपको जो एक संभावना नजर आती है सर जानकार के तौर पर? मुझे लगता है कि अभी हम टिप ऑफ द आइसबर्ग पर हैं। जो पानी की सतह के नीचे जो आइसबर्ग है, जो पहाड़ है,
वो भी उभरना बाकी है। वो क्या हो सकता है? वो उभरना बाकी है कि ये जो 32 लाख का फिगर है कहीं आगे चला जाएगा। जो ये 1.25 करोड़ का फिगर है ये बहुत ज्यादा आगे जाने की इसलिए उम्मीद है क्योंकि अभी तो अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। एक बार कंप्लीट एनालिसिस होगा तो पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इससे एक बहुत पॉजिटिव चीज हमें ढूंढनी है कि साहब ये हो गया, चलिए हमारी मिथ्या खत्म हो गई कि हम लोग सुप्रीम हैं और हम पर आक्रमण नहीं हो सकता, और इसलिए हमको साइबर रेजिलियंस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। भारत को आवश्यकता है कि भारत अपने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को घोषित करे, साथ ही साथ ये कानून बनाए कि कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करेगा हमारे भारत के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसको हम बहुत सीरियसली लेंगे। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि साइबर सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि आपको आवश्यकता है लोगों की मानसिकता बदलने के लिए। हमें आवश्यकता है कि हम साइबर सुरक्षा को एक संस्कृति के तौर पर, एक कल्चर के तौर में अडॉप्ट करें और ज्यादा जागरूकता तमाम सारे स्टेक होल्डर्स में लाएं। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो स्थिति है सरकारों के स्तर पर कि हम आर्थिक विश्व शक्ति, महाशक्ति बनने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उससे जुड़े जो बाकी पहलू हैं जिसमें साइबर क्राइम भी है, इस तरीके की धोखाधड़ी भी है, क्या हम उसको भी उसी तरीके से, उसी नजरिए से एड्रेस करते रहे? अभी तक बहुत गैप रहा है। भारत थॉट लीडर माना जाता है, लेकिन जितना काम हमको करना चाहिए वो शायद हम अभी नहीं कर पाए हैं। आवश्यकता है, चलिए अभी वेकअप कॉल हुआ, अब इसके बाद ऑलरेडी सरकार कह रही है कि वो संशोधन करना चाहती है आईटी एक्ट में। मुझे लगता है संशोधन की बात बाद में करें। कोशिश है जिस तरीके से सरकार आधार का कानून लेकर आई है, यही सरकार चाहे तो अपनी एक डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी कानून लेकर आए, ताकि विभिन्न स्टेक होल्डर्स को एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो जाए, जवाबदारी और अकाउंटेबिलिटी। सर, आपने उपभोक्ताओं को उनके अधिकार तो याद दिला दिए, लेकिन थोड़े उनके कर्तव्य जो होने चाहिए, खासकर तब जब वो बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हुए हों, ऑनलाइन या इस तरीके के किसी कार्ड के माध्यम से, क्या उन्हें करना चाहिए? बहुत सारी चीजें मैं आपसे भी समझूंगा। पहली बात, आप उपभोक्ता हैं, आप ये ना सोचें कि साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है, आपकी भी है, क्योंकि साइबर सुरक्षा उतनी ही स्ट्रांग है जितनी की वीकेस्ट लिंक। दूसरी बात, अपने अपने छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स किसी के साथ शेयर ना करें, पिन को लगातार बदलते रहें, अपनी लिमिट्स को छोटा रखें, अपना SMS अलर्ट्स लें ताकि आपको जानकारी मिले। अगर अपनी स्टेटमेंट को 2-2, 3-3 दिन में एक बार जरूर देखें ताकि प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन नजर आता है तो चुप नहीं बैठें, पुलिस को रिपोर्ट करें, बैंक को रिपोर्ट करें, और अपने तमाम सारे डिजिटल गतिविधियों में साइबर सुरक्षा को एक अभिन्न हिस्सा माने। ठीक। और एक चीज और है कि जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कई बार क्या होती है, जैसे मेल आती है, अगर उपभोक्ता के हिसाब से हम देखा जाए तो वो मेल आती है कि आपका ये लॉटरी निकल गई, नाम निकल गया, आप अपना पैन कार्ड दे दो, आप अपना नाम बता दो, बस आपके अकाउंट नंबर दे दो, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कार्ड ब्लॉक हो गया, डिटेल दीजिए, हम उसको एक्टिवेट कर देंगे। वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबको समझना चाहिए कि कोई भी बैंक इस तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी मेल के द्वारा नहीं मांगता। तो किसी भी अकाउंट होल्डर को ये इंफॉर्मेशन किसी भी हालत में ये शेयर नहीं करनी चाहिए। जो अपने पासवर्ड है, अगर पासवर्ड अपने किसी वर्ड फाइल में रखी है, उसको मेल के थ्रू किसी दूसरे आदमी को या अपनी किसी दूसरी मेल पे वो ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेल का हैकिंग बड़ा इजी हो जाता है कई बार, तो पासवर्ड भी वो हैक हो सकते हैं। तो ये चीजें शायद हमारी भी जिम्मेदारी है, अपना डाटा ना शेयर करें। सर, समय थोड़ा बढ़ाऊंगा, लेकिन दुग्गल साहब बहुत संक्षेप में मेल का भी जिक्र किया। वहाँ अमेरिका में हिलेरी क्लिंटन चुनाव लड़ रही हैं और उसमें मेल एक बड़ा मुद्दा है कि आप निजी मेल से कैसे आप मेल कर रहे हैं। क्या मेल को लेकर भी कुछ सतर्कता बरतनी है, खासकर बैंकिंग के संदर्भ में? बहुत संक्षेप में अगर आप समझा सकें। बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है उसको आप मेल पर शेयर ना करें, क्योंकि मेल की जो जानकारी रहेगी अक्सर पब्लिक रहेगी। दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि आप ओवर द टॉप एप्लीकेशंस जैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो केवल रास्ते भर में सुरक्षित है, लेकिन जहां पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा तब वो फिर असुरक्षित होने की संभावना रखता है। तो आपको हर कदम पर, फूक फूक पर अपनी नीड टू, जो भी इंफॉर्मेशन है वो नीड टू नो बेसिस पर शेयर करनी है, वरना शेयर नहीं करनी है। ठीक है। उपभोक्ता सोच रहे होंगे कि जितने दुग्गल साहब ने अधिकार बताए थे उससे ज्यादा हमारे कर्तव्य हमें गिना दिए हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन रंजन साहब, आपके हिसाब से क्या कुछ करना चाहिए? सर, कुछ सरकार भी सुझाव दे रही होगी। नहीं, कस्टमर के लेवल पे दो जो बातें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कि हम मेल और SMS अलर्ट रखें हर ट्रांजैक्शन के लिए, उसके लिए कोई लिमिट मत रखिए। इवन आप 200-500 रुपीज़ भी विड्रॉ करते हैं, उसका SMS अलर्ट आप बैंक से जरूर लीजिए। और दूसरा, पिन नंबर जो है लगातार बदलते रहिए। ये दो चीज़ें बहुत हद तक हमें किसी भी होने वाले जो इस तरह के गलत वो है फाइनेंशियल लॉसेज है उससे बचा सकता है। ठीक है। लोगों में अगर कहीं डर है, आशंका है, तो उनके लिए बहुत संक्षेप में आखिर में आपसे कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि उनकी जो सूचनाएं हैं वो कहीं सार्वजनिक तो नहीं हो गई, उनका जो पैसा जमा है उसके साथ कहीं कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रही है, इससे निपटने के लिए कोई व्यवस्था?
नहीं देखिए, वो बड़ा मतलब रिजर्व बैंक ने, इंडिविजुअल बैंक ने, सरकार ने ये सभी पूरा एश्योरेंस दिया है और वो फैक्ट है और वो लॉ है कि अगर कस्टमर की कोई गलती नहीं है, हाँ, बैंकों के पार्ट पे या किसी साइबर अटैक की वजह से, मतलब अगर कस्टमर की गलती नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं तो है घबराने की जरूरत तो नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और इस खबर से जुड़े जो तमाम पहलू हैं वो दर्शकों को विस्तार से समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।